तो स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, उसी के आगे के देखते हैं। योर 28th क्वेश्चन इज a block of mass 30 kg is being brought down by a chain. Okay, if the block acquire a speed of 40 centimeter per second in dropping down 2 meter, find the work done by the chain during the process. मतलब एक ब्लॉक है 30 kg का, जो नीचे साइड उसको हैंगिंग कंडीशन में रखा गया है एक चेन के थ्रू, एक चेन में उसको अटैच करके। अगर ब्लॉक को 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड या वेलोसिटी की जरूरत है इन द ड्रॉपिंग डाउन 2 मीटर, इन द ड्रॉपिंग डाउन 2 मीटर, मतलब 2 मीटर नीचे आने के लिए, यानी 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट उसने वर्टिकली डाउनवर्ड जब रिप्लेस की है अपनी मतलब 2 मीटर की जो डिस्प्लेसमेंट है उसने वर्टिकली कवर की है, तो उसमें फाइंड द वर्क डन बाय द चैन। तो चैन के थ्रू उस ब्लॉक पे कितना वर्क डन हुआ है इस पूरी प्रोसेस के दौरान। तो मास कितना दिया हुआ है आपका 30 kg, स्पीड दी हुई है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और अगर वर्टिकल की बात है तो वो जितना डिस्प्लेस हो रहा है ये इसकी हाइट है, तो एच कितना दिया है 2 मीटर। तो वर्क डन इस चेन में क्या होगा, टेंशन प्रोवाइड होगा, तो ये टेंशन एक फोर्स की तरह काम करेगा। जब ये वर्टिकली डाउनवर्ड क्या है, हैंगिंग कंडीशन में है, इस ब्लॉक की वेट की वजह से इस पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो एक टेंशन फोर्स है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है, टेंशन फोर्स है। डिस्प्लेस कितना हुआ 2 मीटर हुआ, और तो जो ये टेंशन फोर्स है ये किसके थ्रू मैनेज होगा, इसके वेट के बराबर। तो टी इज इक्वल टू क्या है, एम जी है। और कॉस्ट, अब इन दोनों के बीच कितने का एंगल है, 180 डिग्री का। डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रहा है, टेंशन अपसाइड लग रहा है, तो कॉस 180। टेंशन एम जी है, मास आपका कितना है 30, जी की वैल्यू 10 इंटू 2 इंटू -1। जस्ट calculate this, this is your -600 जूल। कितना वर्क डन आया, -600 जूल। दिस इज योर आंसर। इतना वर्क डन बाय द चेन उस ब्लॉक पर हुआ है, इतना वर्क डन। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू ब्लॉक्स इन एन एटवुड मशीन have masses 2 kg and 3 kg. Find the work done by the gravity during the 4th second after the system is releasing from rest. So obviously initial velocity 0 दी हुई है। सबसे पहले एटवुड मशीन का ये फिगर हम बना लेते हैं। ओके, दो ब्लॉक है 2 kg और 3 kg के। ठीक है, एक ब्लॉक ये रहा और एक ब्लॉक ऐसे है। दिस इज योर 2 kg, दिस इज योर 3 kg। ओके, ओके 29 वाला क्वेश्चन हमें करना चाहिए था। चलिए ठीक है, पहले 30 कर लेते हैं। तो ये 3 kg है, ये 2 kg है, तो ये स्ट्रिंग एक ही है, तो ये रहा टी, सेम टी जनरेट होगा, सेम फोर्स जनरेट होगा। डाउनवर्ड काम करेगा आपका एम जी यानी 3 जी, और इसमें डाउनवर्ड 2 जी। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, तो इसके लिए क्या है आपका 3 जी माइनस टी इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सिलरेशन। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरे के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, अगर ये एक्सिलरेशन इधर साइड हो रहा है तब मैंने 3 जी पहले लिया है, तो फिर एक्सिलरेशन इसका अप साइड होगा। तो टी माइनस 2 जी इज इक्वल टू 2 ए।
टी से टी कैंसिल हो गया, एक्सिलरेशन आपको निकालना है 5a इज इक्वल टू जी, जी बाई 5। तो अगर हम चाहें 10 की वैल्यू रख के इसको लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो आपका एक्सिलरेशन आया है, हाँ ये आपका एक्सिलरेशन आया है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है आपकी 0, फोर्थ सेकेंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के लिए पूछ रहा है आपके लिए, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ड्यूरिंग 4 सेकेंड। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी ड्यूरिंग 4 सेकेंड, तो उस टाइम पे 4 सेकेंड में मैं उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालूंगी। तो सपोज कि मुझे 4 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जैसे होता है ना 4 सेकेंड होता तब की डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अलग होता, ये 4th सेकेंड, तो t इज इक्वल सॉरी n इज ये Sn इज इक्वल टू, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है Sn फॉर nth डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। अगर 4 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड देता तो आप सीधा सीधा Sn s फॉर्मूला लगवाते, डिस्टेंस इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके। लेकिन ये 4th सेकेंड के लिए पूछ रहा है, इंस्टेंट किसी टाइमिंग किसी सेकंड के लिए पूछ रहा है। फॉर n सेकेंड your formula is initial velocity plus half by 2 acceleration by 2 2n minus 1, this is your displacement for nth second, displacement for nth second, for nth second displacement आपका Sn is equal to initial velocity plus acceleration by 2 ब्रैकेट 2n minus 1। तो अब 4 सेकेंड के लिए तो S4 कितना निकला, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से शुरू कर रहा है, सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 एंड एक्सेलरेशन अभी हमने निकाल लिया है 2 into 4 minus 1, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दिस इज योर 4 to the 8 एंड 7 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ इन 4th सेकेंड, इन 4th सेकेंड 7 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड में हुआ यही इसकी हाइट है 7 मीटर, तो वर्क डन अब इसने इतनी डिस्प्लेसमेंट nth सेकेंड यानी 4th सेकेंड में कवर की और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये इसकी ब्लॉक है, टेंशन प्रोवाइड हो रही है। ओवरऑल ब्लॉक में क्या जनरेट हो रहा है, ब्लॉक में स्टोर हो रही है ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी, ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो क्या है, h हाइट पे क्या हो रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं। अगर 3 kg का ब्लॉक 7 मीटर डिस्प्लेस डाउनवर्ड होगा तो 2 kg का ब्लॉक 7 मीटर डिस्प्लेस अपवर्ड होगा, ठीक है। तो इसमें m g h, लेकिन जो m है ये दोनों के मास को इवेल्युएट करेगा, इट मींस दोनों के मास का डिफरेंस 3 minus 2, योर ग्रेविटी इज 4th सेकेंड की हाइट यूज करेंगे ना, और जी आपकी 10 है और 4th सेकेंड का हाइट कितना आया है 7 मीटर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी होगा आपका 70 जूल। यही पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की ब्लॉक की जो होगी दोनों की, वही क्या होगी, वर्क डन के बराबर होगी, है ना। फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, तो वर्क डन क्या है इनका, इनके ब्लॉक में ड्यू टू डिस्प्लेस 7 मीटर इन 4th सेकेंड, ये इनमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, यही इसका वर्क डन है। और एक और मैंने आपको जब पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी के फॉर्म में पढ़ाई जा रही थी ग्रेविटी के अंदर में, तो हम बताया जा रहा था कि W कंजर्वेटिव जो होता है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर ये वर्क डन हो रहा है तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। आप डायरेक्ट आप वर्क डन भी निकालते
या पोटेंशियल एनर्जी, दोनों इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंडर में जब कोई वर्क डन होता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्फ़िगरेशन बताते वक्त बताया था आपको। तो ये है आपका 30 क्वेश्चन। यहां से शुरू किया, इक्वेशन बनाई, एक्सेलरेशन निकाला, 4th सेकेंड और 4 सेकेंड में डिफरेंस है, और 4th सेकेंड की जो डिस्प्लेसमेंट यानी nth सेकेंड की, उसका फॉर्मूला आपका मैंने बताया। ध्यान दीजिएगा, वर्ड पकड़ने हैं आपको, वर्ड के अकॉर्डिंग थ्योरी अप्लाई करनी है। ओके, तो 29 क्वेश्चन करते हैं, वो हमने स्किप कर दिया था। 29 क्वेश्चन आफ्टर 28। 29 क्वेश्चन है, a heavier block in an Atwood machine has a mass of twice that of a higher one. ओके, लाइटर वन, अगर एक लाइटर ब्लॉक का, हल्के ब्लॉक का मास m है तो दूसरे का 2m होगा। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 16 न्यूटन। व्हेन द सिस्टम इज सेट इनटू मोशन, मतलब वो रेस्ट से शुरू हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। फाइंड द डिक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द सिस्टम। पहले सेकेंड में सिस्टम के रिलीज होने के पहले, सॉरी बाद में, जब सिस्टम रेस्ट से शुरू हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है, टेंशन 16 न्यूटन का है, और डिक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द, तो आप इसके थ्रू क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ठीक है, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। टेंशन आपका दिया हुआ है, तो पहले हम एटवुड मशीन का ये फिगर बना लेते हैं। लाइटर ब्लॉक से हैवियर ब्लॉक 2 टाइम है ना, तो ये अगर m है, इट विल बी 2m। if it is m, it will be 2m. okay, tension because same string, so tension will be same, और t is equal to for 1 second ना, फर्स्ट सेकंड के लिए बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे th नहीं है कि nth सेकंड के फॉर्म में पूछ रहा है, ये आपके सिंगल यूनिट सेकंड में पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में पूछ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका हम बनाते हैं इक्वेशन, 2mg और mg। ओके, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड। नाउ वी विल make the equation for 2m block, so it will be 2mg minus tension is equal to mass into acceleration। 2m is mass into acceleration ना, फोर्स होता है। और m ब्लॉक की इक्वेशन होगी आपकी t माइनस mg मास इंटू एक्सेलरेशन। तो t से t कैंसिल आउट हो गया, 2mg माइनस mg, इट विल बी mg एंड 3ma। ओके, मास से मास कैंसिल हो गया, और g ग्रेविटी 3a मिला। तो जैसे हमें जरूरत होगी हम इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन या ग्रेविटी जो भी है ना ले लेंगे। ये पहली इक्वेशन रख दे रहे हैं। उसके बाद जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड निकालेंगे या वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, दोनों में हमें डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए ए की जरूरत है तो यहाँ g/3 हम रख सकते हैं। रेस्ट से शुरू कर रहा है, सो u इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर हम g/3 रख देते हैं, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो आपको ये कितना मिलेगा, g/6, g/6, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जितनी डिस्प्लेस हुआ है डाउन साइड उतना ही डिस्प्लेस हुआ है अप साइड, तो m g h, तो mgh मास कितना है। सपोज मैं स्मॉल m ब्लॉक के लिए निकालूं, तो पहले
या फिर एक काम करते हैं, इस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/3 को अगर हम किसी एक इक्वेशन में रख दें तो क्या होगा, 2mg-t इज इक्वल टू 2m एक्सेलरेशन g/3। इसको सॉल्व करते हैं। t इज इक्वल टू 2mg माइनस 2mg/3। ठीक है, तो t इज इक्वल टू कितना मिला, 2mg इंटू 2/3 इज विल 4mg/3। दिस इज योर टेंशन। और अगर हमको एक्सेलरेशन चाहिए टी के फॉर्म में, तो 3a आपका एक्सेलरेशन चाहिए ना, तो g/3 की जगह मैं a रख सकती हूँ। तो t इज इक्वल टू 4ma, तो a विल बी टेंशन अपॉन 4m। अब मुझे एक्सेलरेशन या ग्रेविटी जिसकी भी जरूरत है या टेंशन की, वो मैं अपने अकॉर्डिंग उन्हीं इन्हीं वैल्यू में से रख लूंगी। तो ठीक है, g/3 की जगह मैंने एक्सेलरेशन रख दिया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके। अब हम पोटेंशियल एनर्जी एम ब्लॉक के लिए देखते हैं। तो आपका जो हाइट है ना, या फिर mgh, ओके, अब जो ये आपका mgh है, सपोज स्मॉल m के लिए निकाल रहे हैं तो वो m है, g आपका ये है, और h जो आपकी हाइट है ना h, वो कितना हो जाएगा, g/6। डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना आपका, हाँ। तो g/6, और g/6 आपका इस तरह से है कि आप एक्सिलरेशन के फॉर्म में अगर देखें तो ये आपका a/3 है, और a आपका कितना है, t/4m है। तो इस तरह से अगर पोटेंशियल एनर्जी में निकालनी है तो टेंशन दिया हुआ है ना, तो टेंशन का यूज भी तो होना चाहिए। हाँ, एक सेकंड, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, मैं स्टार्टिंग से ही टेंशन की वैल्यू रख देनी चाहिए थी। तो अ, अगर हम टेंशन की वैल्यू यहाँ रखते हैं, सपोज टेंशन की वैल्यू एक्सेलरेशन पे रखते हैं अगर, तो कितना हो जाएगा, 16/4m, 4/m। ओके, एक्सेलरेशन 4/m, तो g की वैल्यू 3 इंटू एक्सेलरेशन 4/m। m g और 3a/6। ये h है आपका, मास इंटू 10 इंटू 3/6 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 4/। देखिए टेंशन जो हमारा दिया हुआ है उसका हमें यूज तो करना ही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 जूल। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, 20 जूल। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सीधा यहाँ से हमारा एकदम सही जा रहा है। हमने g इज इक्वल टू 3 रिलेशन निकाला है। अब इस g इज इक्वल टू 3 को एक इक्वेशन में रख के टेंशन के साथ g का रिलेशन निकाला। अब टेंशन एक्सेलरेशन की वैल्यू में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना है, 4/m, जब टेंशन की वैल्यू रख दे रहे हैं। अब इसको हमें इस डिस्प्लेसमेंट में यूज करना है। g हमारा 3a है, a हमारा 4/m है। ये हमने सॉल्व किया, पोटेंशियल एनर्जी हमें 20 जूल मिली। तो इस तरह से आपको सारी गिवन डेटा को यूज भी करना है और इक्वेशन बना के जो चीजें हमें पूछ रहा है उसे सॉल्व भी करना है। ठीक है।
इसे मैं इरेज करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31. Consider the situation shown in this figure. The system is released from rest and the block का mass 1 kg है, is found to have a speed of 0.3 meter per second. Okay, after it has descended to a distance of 1 meter. तो डिस्प्लेसमेंट इसने क्या किया, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया जब इसको रिलीज किया गया. फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल. ओके, तो म्यू के आपको निकालना है काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये आपको डेटा दिया हुआ है. सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि स्ट्रिंग डिफरेंट हो रही है. तो ये टी और ये जो टी है वो टी डैश के साथ 2t का रिलेशन देगा ना. जब दो डिफरेंस होती हैं स्ट्रिंग, तो उसमें कुछ हमारे ऐसा रिलेशन बनता है. तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसके लिए देखिए, ब्लॉक के लिए, ठीक है, वैसे फिगर में दिया हुआ है. दिस इज योर 4 kg, राइट. और ये एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो ये है आपका टेंशन, जो टेंशन आपको इस डायरेक्शन में प्रोवाइड हो रहा है. ब्लॉक और टेबल की सरफेस के बीच में अगर एक्सेलरेशन इधर है, तो ये v वेलोसिटी से है ना, 0.3 मीटर पर सेकेंड से है. ओके, 4 kg बड़े ब्लॉक का है ना, इसका एक्सेलरेशन. अगर एक्सेलरेशन इधर होगा, इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन डाउनवर्ड की वजह से, तो इस पे फ्रिक्शन बैकवर्ड काम करेगा म्यू एन के बराबर. तो हमें एन निकालना है, और एन इसका mg को बैलेंस कर रहा है. अब कोफिशिएंट निकालना है. ये फ्रिक्शन काइनेटिक हो गया क्योंकि मोशन हो रहा है. अब हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जो वर्टिकल कंडीशन में है. दिस इज द डिफरेंट स्ट्रिंग, सो इट विल बी टी डैश. और जो ये पुली से अटैच्ड है, वहां दोनों स्ट्रिंग, जब ये इस स्ट्रिंग से ना, ये जो 4 kg का ब्लॉक है, इसी से जो अटैच स्ट्रिंग है, यही स्ट्रिंग यहाँ पे है, तो ये सेम टेंशन टी फोर्स को पैरेलल कंडीशन में प्रोड्यूस करेगा. अब यहाँ पे टी डैश आपका क्या होगा, 2t के बराबर होगा. ओके, डाउनवर्ड हम इसका 1 kg है, डाउनवर्ड हम mg यानी कि 1g. ये आपकी फ्री बॉडी डायग्राम हो गया. टी डैश इज इक्वल टू 2 हो गया. एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड मानते हैं, और इसका हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन मानते हैं. अब हम इक्वेशन बनाते हैं. ओके, सबसे पहले मैं, दो स्ट्रिंग यूज हुई है, तो मैं कंस्ट्रेन मोशन यूज करूंगी. यूजिंग यूजिंग कंस्ट्रेन मोशन. यूजिंग कंस्ट्रेन मोशन, तो कंस्ट्रेन मोशन क्या है, समेशन ऑफ टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी 0. और यहाँ पे फोर्स की जगह क्या है, टेंशन है, और डिस्प्लेसमेंट. तो टोटल वर्क डन इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच बन रहा है 180 डिग्री, और इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन के बीच बन रहा है थीटा इज इक्वल टू 0, बिकॉज दे बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. तो दोनों का निकाल लेते हैं हम लोग. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0 माइनस टी डैश इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा, कॉस 180, ये प्लस होगा 180 डिग्री इज इक्वल टू 0. तो ये 0 डिग्री होगा, तो टी इंटू एस माइनस, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो टी डैश आपका 2t के बराबर है, और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, 1 है शायद, 1 है ना, 1 मीटर का डिस्प्लेस हुआ, तो दोनों ब्लॉक सेम डिस्प्लेसमेंट
दिखाएंगे, एक सेकेंड। पहले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना पड़ेगा ना। 1 kg के ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, इस ब्लॉक का 4 kg के ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू 2T अपॉन T, 2 मीटर। तो 4 kg के ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर होगा बिकॉज ऑफ इट्स मास, और 1 kg के ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट गिवन है। ठीक है, अगर ये S इज इक्वल टू कितना है 2S डैश ही तो मानेंगे ना, क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग है। 2 मीटर है, उसका 1 मीटर है। अगर 1 kg के ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है और S 4 kg के ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर आया है, तो अल्टीमेटली S इज इक्वल टू 2S डैश हुआ ना, उसके 2 टाइम के बराबर है। अगर डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी भी आपकी क्या होगी, इसी तरह रिलेट करेगी, एक्सेलरेशन भी इसी तरह रिलेट करेगा। ठीक है, ये मैंने आपको जब कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाया था तब मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था। अब हमें क्या चाहिए इसमें, हमें चाहिए द क्रॉस, ओके हाँ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल। द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एंड ब्लॉक मास 1 kg का 1 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। ओके, तो वेलोसिटी जो 3 मीटर पर सेकेंड दी हुई है उसका मैं ये जो वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड की दी हुई है ना, ये जो द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, तो 1 kg का जो ब्लॉक है वो 3 मीटर पर सेकेंड से 0.3 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है, वेलोसिटी से रिलीज हो रहा है, या इतनी वेलोसिटी कंसिस्ट कर रहा है। तो हमें इसकी वेलोसिटी से रिलेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसका वेलोसिटी दिया हुआ है। तो 4 kg के वेलोसिटी ऑफ 4 kg block v is equal to 2v dash, and v dash is given 0.3 meter per second. So v will be 0.3 into 2 meter per second, it will be 0.6 meter per second. ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका देखा जाए तो। अब कोफिशिएंट फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं। So work done by all the forces change in kinetic energy। ठीक है, वेलोसिटी हमारी यूज हो ही चुकी है, वेलोसिटी गिवन भी है। अब कितने टाइप के फोर्स है ब्लॉक में काम कर रहे हैं, तो उस पे फ्रिक्शनल फोर्स 4 kg ब्लॉक पे हो रहा है, वर्क डन इसका निकालेंगे। वर्क और ग्रेविटी के थ्रू हो रहा है, और नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फ्रिक्शन का वर्क डन कितना है, फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो कि हम निकाल चुके हैं, और दोनों में सारी कंडीशन में थीटा देख लेते हैं ना, थीटा तो 0 ही है, पहले ही डिसाइड हो देख चुके हैं हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन में। तो कॉस 0 प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना है आपका, वर्क डन बाय द ग्रेविटी नॉर्मल, ये दोनों ही क्या बना रहे हैं, वेट इनटू डिस्प्लेसमेंट एस डैश, प्लस नॉर्मल कितना है 90 डिग्री बनाता है, तो ये 0 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है क्योंकि रेस्ट से शुरू हुआ था, और फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, मैंने अभी ऊपर भी निकाला 0.6 मीटर पर सेकेंड। अब चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट प्लस m 1 kg, s डैश 1 kg ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है ना, g इज 10 एंड s 1 आया। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 4 kg ब्लॉक और 0.3, एक सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी आई थिंक आपका दिया हुआ है 0.3, हम उसको यूज करेंगे दोनों ब्लॉक का, मतलब एक सेकेंड, फाइनल दोनों 1 kg ब्लॉक की भी और 4 kg ब्लॉक की भी
1 kg ब्लॉक की और 4 kg ब्लॉक की। तो इसमें हम इनिशियल दोनों की 0 है, फाइनल तो दोनों की है ना। तो हाफ mv स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर प्लस हाफ, ये 0.6 कवर कर रहा है 4 kg का ब्लॉक, 1 kg का ब्लॉक 0.3 कवर कर रहा है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करते हैं, इसको भी एज इट इज रखते हैं। और ये 10 आया, 10 को उधर ट्रांसफर कर देंगे। 1/2 4 इंटू 0.36 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 0.9, 0.09, राइट। अब थोड़ा सा यही है कि ये क्वेश्चंस इसीलिए थोड़ा अच्छे लेवल के हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी थ्योरेटिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट ये सॉल्व करेंगे, 1/2 बाहर आ जाएगा, अप्लाई करेंगे 0.09, तो 1/2 समथिंग इतने फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन आ जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि कोफिशिएंट हमें भी निकालना है ना, म्यू के एन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है आपका 2, 4 kg ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर का, हो गया। अब इसमें ये हुआ 8.83 जूल के बराबर। अब हमें नॉर्मल दिया हुआ है mg, नॉर्मल क्या है आपका, mg को बैलेंस कर रहा है, तो 4g, 4g इंटू 2 8.83, तो म्यू के विल बी 8.83 अपॉन 4 इंटू 10 इंटू 2, इसे सॉल्व करिए, 883 अपॉन 4 या 8, इसे सॉल्व कर लीजिए। समथिंग कितना आएगा, ये 0.11, उतने डिजिट पीछे जाएंगे, हाँ 0.11 आपका अप्रोक्सीमेटली काइनेटिक फ्रिक्शन मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा। तो ये रही आपकी इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन, विच इज नॉट सो हार्ड, बट हाँ ये है कि आपकी कैलकुलेटिव कंडीशंस की वजह से ये आपको क्वेश्चन थोड़ा सा लगेगा कि हाँ एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में सिर्फ थ्योरी प्रॉब्लम समझनी है, फिर आप क्वेश्चन को करते जाएंगे। हमने पहले पूरा जो डेटा दिया हुआ था उसे लिख लिया, जो फिगर दिया है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, अलग अलग स्ट्रिंग होने की वजह से बॉडी अलग अलग ब्लॉक है और वो अपने मास की वजह से अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिंग अलग होने की वजह से टेंशन अलग हुआ, और अलग स्ट्रिंग होती है तब कंस्ट्रेन मोशन लगाते हैं, जिसमें हमें दोनों की फोर्सेस के साथ साथ टेंशन के साथ साथ उनकी डिस्प्लेसमेंट, उनकी वेलोसिटी, उनके एक्सेलरेशन, इन सब के बीच रिलेशन मिल जाता है और उसे हम फॉरवर्ड आगे चल के यूज कर लेते हैं। अब हमें जो डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन मिला वो ऐसे मिला, उसी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी का रिलेशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन का रिलेशन होगा, ये ए डैश होगा। तो हमें वेलोसिटी गिवन है 1 kg ब्लॉक की, तो हम 4 kg ब्लॉक की वेलोसिटी निकाल लेंगे। 1 kg ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो 4 kg ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट निकाल ली। उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे तीनों
इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने से क्या होगा कि न्यूटन के जो तीनों इक्वेशन हम यूज करेंगे वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो हम सीधा सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस is equal to change in kinetic energy because we have velocity of both blocks और displacement of both blocks, और उसके साथ साथ हमको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नथिंग है, दोनों की जीरो होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की ऐड हो जाएगी, दोनों मासेस ऑफ ब्लॉक की फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऐड हो जाएगी, और सारे वर्क जितने फोर्सेस ब्लॉक पर लग रहे हैं वो मैंने सारे लिख लिए, वर्क डन निकाल लिया, और इस तरह से हमारा काइनेटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ के खुद से ट्राई करिए, जब नहीं आता है तब वीडियो की हेल्प ले लीजिए। अब इसे इरेज कर दे रहे हैं। ओके, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है? 31st हो गया, 32nd। अब ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम, तो सबसे पहले इसको केजी बनाएंगे, 0.1 केजी। ठीक है, मूव विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट द हाइएस्ट पॉइंट इन द क्लोजेस्ट सर्कुलर ट्यूब ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। जो सर्कुलर ट्यूब है उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर दी हुई है, इसको मीटर में बनाएंगे, ये हो गया मीटर। ठीक है, अब is kept in a vertical plane. The cross section of the tube is such that the block is just fit in it. The block makes several oscillations inside the tube and finally stop at the lowest point. Find the work done by the tube on the block during this process या during the process. Question बहुत टफ तो नहीं है, ठीक है। इसका थोड़ा सा फिगर ऐसा है कि पहले तो हम सर्कुलर पाथ बनाएंगे इसका, ये रहा आपका सर्कुलर पाथ। ये एक ब्लॉक है, कह रहा है कि जो 100 ग्राम का ब्लॉक है यानी 0.1 केजी का जो ब्लॉक है, स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से हाईएस्ट पॉइंट पे है। क्या है? हाईएस्ट पॉइंट। तो ये सर्किल, थोड़ा सर्किल उतना अच्छा नहीं है, देखते हैं एक बार और बना के। तो सर्किल की हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो आपको ये याद होगा कि मैंने जब आ, ये आ, इसका एक सिस्टम का मैंने आपको वो करवाया था वर्क डन, कि एक सर्कुलर पे यहाँ पे एक बॉक्स था एक स्ट्रिंग से अटैच, तो उसको इस लोवेस्ट हाफ में ऑसिलेट होने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए रहती थी, फिर उसको अपर हाफ में विदाउट कंप्लीटिंग अ लूप कितनी वेलोसिटी चाहिए ऑसिलेट करने के लिए, फिर एक लूप कंप्लीट करने के लिए उसे एट द हाईएस्ट पॉइंट कितनी वेलोसिटी चाहिए, पूरा डेरिवेशन मैंने आपको कराया है, उसी की हेल्प लेके करते हैं इसको। ठीक है, अब उसके लिए आपको डेरिवेशन अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं डिटेल नहीं कराऊंगी, यहाँ पे सीधे अप्लाई होगा। तो ये है आपका वो ब्लॉक जो कि इसके हाईएस्ट पॉइंट पे है, और इस ब्लॉक का जो 0.1 केजी वेट है वो डाउनवर्ड एक्सर्ट होगा 0.1 जी के फॉर्म पे। अब इसकी वेलोसिटी आगे रखते हैं, क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये सर्कुलर पाथ में वर्टिकल, ये पूरा डेरिवेशन कराया है, वर्टिकल सर्कुलर पाथ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराया है। तो जब ब्लॉक यहाँ पे था, उसको अपर हाफ में जाने के लिए यहाँ से वो अपर हाफ यानी हाईएस्ट पॉइंट पे गया, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी ना, रेस्ट से शुरू हुआ, तो मैं सीधा सीधा इस ब्लॉक पे
सारे वर्क डन देख लेती हूँ कि कितने फोर्सेस लग रहे हैं, उनके थ्रू कितना वर्क डन है। तो ग्रेविटी, इस पे ग्रेविटी फॉर्म हो रही है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई एक बार करके देखते हैं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल, कितने वर्क डन लग रहे हैं? वर्क डन बाय ट्यूब एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, जो वेट की वजह से डाउनवर्ड एक्सर्ट हो रहा है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आप क्यों लिख रहे हैं? अभी तो काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। वर्क डन बाय द ट्यूब निकालें तो यही हमको निकालना है सीधा सीधा। वर्क डन बाय द ग्रेविटी, तो मास इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना था? 10 इंटू 10⁻², mgh। mgh तो एक सर्किल होता है, अगर बॉडी लोवेस्ट हाफ में गई है तो अपनी रेडियस के बराबर हाइट कवर करती है, लेकिन जब अपर होती है तो ऊपर से लेके नीचे तक कितना होता है? 2r। यानी कि जो h है वो 2gh के फॉर्म में, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? 2h के फॉर्म में होगा। तो 2 × 10⁻²। समझ में आ रहा है आपको? ये रेडियस है, अगर ऊपर जाएगा तो 2r, यानी पूरा डायमीटर कवर करेगा, इसलिए 2r लिखा। और इज इक्वल टू 1/2। इनिशियली तो 0 है, और ये रहा मास इंटू वेलोसिटी। एक सेकेंड, मास तो दिया ही हुआ है, m 0.1 v स्क्वायर, वेलोसिटी 5, 5 5 25। ये इसकी इनिशियल है एक तरह से, और इनिशियली ये इतना, इनिशियल इतना वो किया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल 0 है, इनिशियल आपकी दी हुई है। फाइनल 0 क्यों? क्योंकि वो ऊपर जाके टेंशन लूज कर देता है, वहां पे वेलोसिटी ब्रेक होगी और 0 देगा फाइनल वेलोसिटी। तो ये आपका इनिशियल। अब वर्क डन बाय ट्यूब, मास दिया हुआ है 0.1 और ग्रेविटी 1, 10 देंगे, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। -1/2 प्लस 0.1 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10⁻²। ये कितना होगा? 2.5/2 वर्क डन बाई ट्यूब। तो ये 10 इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 0.2 प्लस इज इक्वल टू -2.5/2। -2.5 और -0.2 सॉल्व कर लीजिए। -2.5 -0.4 divide by 2, it will be -2 point minus minus plus 9, it will be 4 5 9 and 2। इसको हम सीधे सीधे इसी डेसिमल में निकाल लेंगे। -1.45 जूल वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक। ओके, तो वर्क इन, अब देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन किए वहां पे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी थी, क्योंकि हमारे बेसिक फॉर्म से और बेसिक नॉलेज से हमारी चीजें सॉल्व हो रही थी इजी इजी वे में। अभी क्या है? कैलकुलेशन और इस इसकी जो क्वेश्चन की टर्मोलॉजी है, उन दोनों में क्या है? कैलकुलेशन अच्छी है, और एक तरह से जो आपके फिगर दे रहा है वो फिगर भी आपके ऐसे दे रहा है कि उन्हें आप बिना वर्क एनर्जी थ्योरम, या सीधे सीधे कहा जाए बिना शॉर्ट फॉर्म किए, अगर आप बहुत ज्यादा इक्वेशन के उसमें जाएंगे तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा और टाइम टेकन हो जाएगा। इसलिए हमने इसका सीधे सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व किया। वर्क डन बाय द ट्यूब आ गया, क्योंकि वर्क डन बाय द ट्यूब ही पूछ रहा था आपसे। ठीक,
ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार से दो बार जरूर पढ़िए, उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब नहीं आता है तो आप हेल्प ले सकते हैं। मैं इसे इरेज कर रही हूँ। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33। अ कार वेइंग 1400 केजी, एक कार का जो वेट है वो 1400 केजी है, इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर अप a hill. Okay, okay, when the motor is stopped, if the if it is just able to reach the destination which is at the height of 10 meter above the point, calculate the work done against friction, negative of the work done by the friction. जब तक इसका फिगर नहीं बनाएंगे तब तक अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो 33 क्वेश्चन आपका, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। एक कार का 1400, रेट ऑफ कार कितना है आपका 1400। ओके, इसको भी मैं सीधा सीधा अगर वर्क एनर्जी थ्योरम से करूं बिना फिगर उतना बनाए हुए, 1400 केजी है इसका वेट, और 54 को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बना लेते हैं। फिर फिगर बनाने की इतना जरूरी नहीं है शायद, एक बार देखते हैं, कोशिश करते हैं। ये हो गया आपका 15 मीटर। ठीक है, 10 मीटर की हाइट दी हुई है, तो एच विल बी 10 मीटर। वर्क एनर्जी थ्योरम एक बार लगा के देखते हैं, अगर टफ निकला या फिर कोई दिक्कत हुई तो हम फिगर बना के कोशिश करेंगे, बट ये सीधा सीधा वर्क डन, ये देखते हैं कि इस पे कितने टाइप के फोर्सेस लगेंगे। चेंज इन वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस कार पर कितने फोर्स लग रहे होंगे, तो एक तो फोर्स खुद ही बता रहा है कि फ्रिक्शन है, और एक फोर्स ग्रेविटी होगी। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन और वर्क डन बाय द ग्रेविटी, और कोई फोर्स लग नहीं रहा है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही निकालना है तो हम इसको क्यों चेंज करें। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस एम जी, और एच, एच कितना होगा एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्योंकि कॉस ये 180 डिग्री बनाएगा वेट के साथ। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इसका कितना, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर दिया हुआ है, तो इसे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल इज 0, स्टॉप कंडीशन दी हुई है, माइनस हाफ मास और वेलोसिटी। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, आपकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हमने निकाली है, इसको चेंज करके 15 मीटर पर सेकेंड, एम वी स्क्वायर 15 का स्क्वायर। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन -1/2, 1400, 15 का स्क्वायर होता है 225। ओके, और ये इधर आ जाएगा मास 1400 केजी में ही है, और ग्रेविटी और 10, और ये -1 माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, इसे हम इवेल्युएट करते हैं, माइनस, और अब इसे
700, एक सेकेंड, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन करते हैं, 1400 बाहर निकाल लेते हैं अगर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 112.5 माइनस प्लस 100, ओके, अब ये इजी हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज -12.5 इंटू 1400 जूल। अब वर्क डन बाय द फ्रिक्शन आपका कितना निकला, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ लगा देंगे, जूल, इतना है आपका वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। देखिए कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ता है थोड़ा रफली, तो ये था आपका क्वेश्चन, रेट दिया हुआ है। कैलकुलेशन हमेशा थोड़ा सा इजी फॉर्म ही चुने, ऐसा नहीं कि आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते चले गए। जो आपकी बड़ी कैलकुलेशन है, आपको दिख रहा है यहाँ से मेरी कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हो जाती। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन 175 समथिंग जूल आया आपका, किससे, वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इस कार पे फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ही दो लग रहे हैं, सीधे सीधे हमने इसे कैलकुलेट कर लिया। इसे रेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, a small block of mass 200 gram is kept at the top of a frictionless incline, मतलब frictionless incline है, which is 10 meter long and 3.2 meter high. How much work was required to lift the block from the ground and put it at the top? तो ऑब्वियसली जब किसी बॉडी का कंफिग्रेशन चेंज होता है ड्यू टू द हाइट, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी उस कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी उस पर स्टोर होती है। बी ऑप्शन है टू स्लाइड द ब्लॉक अप द इंक्लाइन, अप साइड की इंक्लाइनेशन का हमें पूरा फिगर बनाने हैं, पूरे कंपोनेंट्स बनाने हैं और उस इक्वेशन को लेके सॉल्व करना है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन द इट रीचेस टू द ग्राउंड, जब वो बॉटम पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। इट फॉल्स ऑफ द इंक्लाइन एंड द ड्रॉप्स वर्टिकल ऑन द ग्राउंड, इट स्लाइड डाउन द इंक्लाइन, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको लेना है। तो ये सारी ऑप्शन ए बी सी डी जो दिए हुए हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हुए पहले जो डेटा दिया हुआ है उसको हम रिटर्न कर ले, लिख लेते हैं। मास इज 200 ग्राम, so it will be 0.2 kg, and a top of a frictionless incline which is 10 meter long, so length is 10 meter and height is 3.2 meter, so obviously figure is required। फिगर हम बनाते हैं इसका, this is your incline with incline angle theta and this is your height, length is given 10 meter and your height is given 3.2 meter, what, 3.2 meter, okay, this is your incline angle। Suppose this is your block, ये आपका ब्लॉक है और ये ब्लॉक का वेट दिया हुआ है, ये ब्लॉक का वेट दिया हुआ है आपका 0.2 kg, तो डाउनवर्ड एक्सर्ट करेगा 0.2 g, द कंपोनेंट
with theta will be 0.2 g cos theta and inclined plane के पैरेलल फोर्स लगेगा जो बॉडी पर कितने डाउनवर्ड एक्सर्ट हो रहा है, या बॉडी को बॉटम पे लाने के लिए एफर्ट कर रहा है. इट इज 0.2 g sin थीटा. अब इंक्लाइनेशन में अब की कंडीशन क्या दी हुई है, इतने लेंथ और हाइट के बाद द वर्क वाज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट एट द टॉप. ग्राउंड से ले जाके टॉप पे रखने पर ऑब्वियसली उसने 10 मीटर की लेंथ को कवर किया होगा और उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से mgh के बराबर उस पे वर्क डन हुआ होगा, जो उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि ये वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर हो रहा है. तो इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन द ब्लॉक या वर्क डन by the conservative force, which is gravitational force. So force mg sin theta is sin theta effort to the block towards the bottom की तरफ लाने में 0.2 g sin theta फोर्स आपका क्या कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, डाउन साइड लग रहा है. ठीक है, तो सीधा सीधा हम अगर वर्क डन निकालें बाय द ग्रेविटी, so it will be mg sin theta into डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, क्योंकि यहां से जब ऊपर जाएगा तो 10 मीटर की लेंथ कवर करेगा और ऑब्वियसली ये दोनों मतलब कितना थीटा इज इक्वल टू 0 देंगे, तो cos 0. तो वर्क डन निकालते हैं पहले. इस फोर्स के थ्रू वर्क डन कितना लग रहा है 0.2 इंटू 10 इंटू साइन थीटा. देखिए साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या होता है, ये से निकालते हैं. साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, तो मैं इसमें क्या रखूंगी 3/10 इंटू 10 और कॉस थीटा क्या देगा 0 जो कि 1 होता है. तो वर्क डन कितना मिलेगा 6. अच्छा 3.2 है, सॉरी 3.2, तो 6.4 जूल. तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज योर 6.4 जूल. तो ये आपका क्या हो गया, ये 33 हो गया 34. लिफ्ट द ब्लॉक वो तो mgh के बराबर हो जाएगा, ए ऑप्शन वो हम कर लेंगे. और टू स्लाइड द ब्लॉक अप द इंक्लाइन, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन रीचेस एट द ग्राउंड. वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा 6.4 जूल. ये होगा आपका मेरे ख्याल से ए ऑप्शन, क्योंकि यही आपका mgh के बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी सॉरी. ठीक है, ये हो गया आपका ए ऑप्शन. अच्छा, अब बी भी आपका यही होगा, क्योंकि जितना उसको टॉप से बॉटम में लाने को लगा उतना ही अप साइड भी उतना ही लगेगा, बस हमारा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 6.4 जूल. बी का भी यही आंसर आएगा आपका. ठीक है, वही कैलकुलेशन होगी. यहाँ पे mgh की करनी थी और ये कैलकुलेशन हमें बी में करनी थी, पर ठीक है. कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर में जो वर्क डन होता है वही उसका पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. सी ऑप्शन सॉल्व करते हैं. सी कह रहा है if it falls off the incline and the drop vertically, मतलब अब incline एंगल से ये गिर गया है और वर्टिकली ड्रॉप हो रहा है ऑन द ग्राउंड. तो हमें इस पर देखना है कि कितना वेलोसिटी है इसकी, क्या वेलोसिटी निकालनी है जब ये डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, गिर रहा है. तो सपोज ये वर्टिकल कंडीशन है और
जो ब्लॉक है v वेलोसिटी से फॉल डाउन हो रहा है, और हाइट तो आपकी दी हुई है 3.2, टॉप पे जाके अगर वो हाइट के बराबर गिरेगा तो 3.2 डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, यही इसकी हाइट है। इनिशियल 0 हम मानेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बॉटम से ले जाके टॉप पे रख दिया गया है। अब वी स्क्वायर अगर यू स्क्वायर प्लस 2 AH निकालते हैं सीधे सीधे, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वी स्क्वायर विल बी इनिशियली 0 माना है, 2 इंटू 10 इंटू हाइट इज 3.2, तो ये कितना हुआ, 3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर वेलोसिटी जब ये डाउनवर्ड क्या करेगा, डाउनवर्ड गिरेगा। उसमें टाइम का रोल होता, हाँ ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी है। क्या पूछ रहा है आपसे, सी ऑप्शन। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन ही रीचेस द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसकी जो वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड की होगी। एक सेकेंड, ये थोड़ा कैलकुलेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 30.2, इसका एक जीरो होगा 3.2, 10 से 10 कैंसिल, v इज इक्वल टू √2 इंटू 32, तो v कितना मिलेगा, ठीक है, 4 8 जा 32, और 8 में 3 2 और इसमें 2, या वेलोसिटी विल बी 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कितनी होगी जब वो डाउनवर्ड वर्टिकल कंडीशन में गिरेगी, 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपका फिगर। उसके बाद फोर्स जो mg sin थीटा डाउनवर्ड लग रहा है, उसी के थ्रू वर्क डन निकाला। ये वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, जो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो आप mgh करके निकाल लीजिए, या तो आप सीधे वर्क डन निकाल लीजिए, वही आएगा। बी के लिए भी यही सेम कंडीशन अप्लाई होगी, जितना उसको टॉप से बॉटम आने में वर्क डन हुआ है, उतना ही उसको ऊपर जाने में होगा। अब वर्टिकल कंडीशन में अगर वो गिरता है तो 3.2 की हाइट को कवर करेगा एज अ डिस्प्लेसमेंट, और उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड होगी। नाउ यू डी ऑप्शन इज, इट स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन। अगर उसकी स्पीड तब क्या होगी, अगर वो स्लाइड डाउन कर रहा है इंक्लाइन में, तो ऑब्वियसली उसकी डिस्प्लेसमेंट फिर क्या होगी, लेंथ के बराबर होगी, और उसकी लेंथ है 10 मीटर की। और यही सेम फॉर्मेशन करके निकालेंगे हम, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS फॉर इंक्लाइनेशन। फॉर इंक्लाइन कंडीशन के लिए पूछ रहे हैं ना, स्लाइड डाउन, हाँ। तो फिर ये हम क्या निकाल रहे हैं, इंक्लाइनेशन के लिए निकाल रहे हैं। वी स्क्वायर निकालनी है हमें, यू स्क्वायर इज 0, इनिशियल हम 0 मान रहे हैं, 2 इंटू 10, और आपका ये इतना है 10। एच, एक सेकेंड, यहाँ पे हमें हाइट लेनी है, तो आएगा एक्चुअली ये एस जो है वो डाउन साइड भी आएगा, तो एच हाइट ही कवर करेगा। हमें वर्टिकल हाइट लेनी होती है इस एच का, तो यही मतलब होता है। तो फिर आपका वही आएगा, ये भी आपका कितना आएगा, इंक्लाइन प्लेन पे भी नीचे आएगा, तो 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आएगा। ये हो गए आपके क्वेश्चंस कंप्लीट। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन की थ्योरी देख के लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, उतना है नहीं। क्वेश्चन समझने हैं, थोड़े बहुत तो कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन चीजें समझ धीरे धीरे आ जाती है जब आप चीजें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिगर बना दिया और फिगर के बाद इसे कैलकुलेट किया।
ये इंक्लाइनेशन के लिए है और ये आपका हाइट के लिए है। इंक्लाइन में भी वो वर्टिकल हाइट ही लेंगे 3.2। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चिल्ड्रंस पार्क देयर इज अ स्लाइड विच हैज अ टोटल लेंथ ऑफ 10 मीटर। देखिए इसका आधा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में है, तो मैं इसका पूरा डेटा लिख देती हूँ जो जो दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है टोटल लेंथ दी हुई है 10 मीटर की, हाइट दी हुई है 8 मीटर की। तो एक चिल्ड्रन पार्क में जो स्लाइड वाला होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसकी लेंथ है 10 मीटर और हाइट है उसकी 8 मीटर की। वर्टिकल लैडर, उसको वर्टिकल लैडर आर प्रोवाइडेड टू रीच एट द टॉप, और उसके जैसे ये स्लाइडिंग यानी इंक्लाइन हो गया, यहाँ से स्लाइड कंडीशन हो गई, और ये वर्टिकल लैडर हो गई जो टॉप पे जाने के लिए गिवन है इस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंक्लाइन की कंडीशन बनती है। लैडर प्रोवाइड टू रीच एट द टॉप, अ बॉय वेइंग, मतलब 200 न्यूटन का ब्लॉक बॉय है, 200 न्यूटन का उसका वेट है, वो ऊपर चढ़ता है लैडर से एट द टॉप एंड स्लाइड डाउन टू द ग्राउंड। द एवरेज फ्रिक्शन, the average friction offered by the slide, the average friction offered by the slide is 3/10 of his weight। उसका जितना वेट है, उसको जितना स्लाइड होने के लिए फ्रिक्शन मिल रहा है, वो कितना है, 3/10 है। फाइंड द वर्क डन बाय द बॉय ऑन द लैडर, जब वो उस पर लैडर पे चढ़ रहा था तो बॉय के थ्रू लैडर पे कितना वर्क डन हुआ, एज ही गोज अप, जब वो ऊपर जा रहा था। द वर्क डन बाय द स्लाइड ऑन द बॉय, और स्लाइड के थ्रू बॉय पर कितना काम हुआ, कितना वर्क डन हुआ, एज ही कम्स डाउन, जब वो नीचे आ गया। द वर्क डन बाय द लैडर ऑन द बॉय एज ही गोज अप, और जब वो ऊपर जा रहा है तो लैडर के थ्रू उस पर कितना काम हुआ। तो देखिए ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, जितना बॉय लैडर पे वर्क डन करेगा, राइट, लैडर पे ऊपर चढ़ते वक्त उतना ही लैडर भी बॉय पर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय द लैडर ऑन द बॉय एज ही गोज अप, नेग्लेक्ट एनी वर्क डन बाय फोर्सेस इनसाइड द बॉय। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को हम करना शुरू करते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है वो ये है कि जो वेट है, अब इंक्लाइन कंडीशन हम इसमें दिया हुआ है, ये लैडर सीधा सीधा है ना, ये इसका लैडर है, और ये इसका इंक्लाइन स्लाइडिंग वो दी हुई है, और ये टॉप से बॉटम में आता है, और जब लैडर पे ऊपर चढ़ता है, लैडर के थ्रू और इसके थ्रू, दोनों के थ्रू वर्क डन सेम आएगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा। तो ये बहुत इजी है आपके लिए। ऑब्वियसली डाउनवर्ड कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, mg साइन थीटा के बराबर, राइट, और mg ये रहा, और इस लैडर का mg cos थीटा ये रहा। हालांकि mg साइन थीटा cos थीटा 90 डिग्री पे होता है, वैसे आपको ये पता है। तो ये रहा वर्क डन, जैसे वर्क डन कितना हुआ, एफ एस साइन थीटा, इस बॉय का निकाल रहे हैं, उतना ही फोर्स आएगा। और वर्क डन बाय द लैडर कितना होगा, देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू होता है ना कॉस थीटा, तो लैडर का उस बॉय के उसमें कितना होगा, वर्क डन 0 आएगा। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन बना रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट उसका वो वर्टिकल सीधा जा रहा है। तो
ओके, अब ये लैडर के थ्रू और इसमें यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका कितना बनाएगा, अप साइड जब जा रहा है तो 180 डिग्री बनाएगा। ये हो गया डाउन अप, जब ये आगे जाएगा तो फ्रिक्शन अप अपोजिट साइड लगेगा। तो वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू, मैं इस कंडीशन में ले रही हूं जब इसका जो क्या कहते हैं फोर्स लग रहा है, जब ये अप साइड स्लाइड हो रहा है, तो इसके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, मेंटेन हो रहा है। तो 200 न्यूटन इसका वेट है। वर्क डन बाय द स्लाइड निकालते हैं ना, ये है वर्क डन बाय स्लाइड, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री, ठीक है। अब वर्क डन, ये तो कह रहा है कि जो फ्रिक्शन उसे प्रोवाइड हो रहा है एवरेज वो 3/10 ऑफ हिज वेट है। जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू निकाल रहे हैं ना, वर्क डन बाय द स्लाइड। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 310 200 कितना हो जाएगा, 60 60 कितना लैडर में जितना डिस्प्लेस करेगा, यानी 10, लैडर की जो दी हुई है लेंथ वो 10 मीटर दी हुई है और हाइट उसकी कुछ दी हुई है, रुकी क्वेश्चन में जब जरूरी लगेगा तब, -1, तो कितना हुआ, -600 जूल। इतना लैडर के थ्रू मतलब स्लाइड के थ्रू बॉय पे भी लगेगा और बॉय के थ्रू स्लाइड पे भी इतना वर्क डन सेम होगा, ठीक है। और वर्क डन बाय द बॉय कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। ओके, तो वर्क डन बाय द लैडर कितना बनेगा, वर्क डन बाय द लैडर देखा जाए तो ये कितना देगा, 0 देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हाइट के बराबर तो करेगा, लेकिन इससे कितना 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसलिए फोर्स और उसका डिस्प्लेसमेंट तो ये हाइट के बराबर देगा ही, हाइट भी गिवन है, बट इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि वर्क डन बाय द लैडर देगा आपको 0। तो अगर वर्क डन इसने लैडर के थ्रू बॉय पर वर्क डन 0 है, तो बॉय के थ्रू लैडर पे भी वर्क डन 0 होगा। अब वर्क डन बाय द स्लाइड -600 जूल, बॉय के थ्रू स्लाइड पे लग रहा है या स्लाइड के थ्रू बॉय पे लग रहा है, दोनों एक ही चीजें हैं। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन इस पेज में और उस पेज में थोड़ा डेटा इधर उधर हो गया, बाकी सब चीजें वही है, ए बी सी और जितने भी ये दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे नेग्लेक्ट एनी वर्क डन बाय द फोर्सेस इनसाइड द बॉय बॉडी ऑफ द बॉय, ये जितने भी तुम्हारे दिए हुए हैं ना, द वर्क डन बाय द बॉय ऑन द लैडर वो हम निकालें, क्योंकि लैडर के थ्रू बॉय पर 0 वर्क डन होगा ड्यू टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और वर्क डन बाय द स्लाइड ऑन द बॉय जितना होगा वही वर्क डन बाय द बॉय ऑन द स्लाइड होगा, चाहे वो अप कंडीशन हो या डाउन कंडीशन। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया।